नेपाल में राष्ट्रपति और छात्रों के बीच बैठक। प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति। सेना की मौजूदगी में छात्रों से करेंगे मुलाकात। काठमांडू समेत नेपाल के कई हिस्सों में तनाव बढ़ा है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर काठमांडू समेत नेपाल के कई हिस्सों में तनाव है। और ऐसे में आपको बता दें कि नेपाल में राष्ट्रपति और छात्रों के बीच बैठक होनी है। प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति। सेना की मौजूदगी में छात्रों से मुलाकात होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर नेपाल के राष्ट्रपति छात्रों से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात सेना की मौजूदगी में होगी। जब सेना होगी उस समय, जब उनकी मौजूदगी होगी उसी समय ये मुलाकात कराई जाएगी। तो देखिए, पूरे नेपाल में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और ऐसे में नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन का आज तीसरा दिन है। हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। तो देखिए, सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इसके बाद भी कई इलाकों में हिंसा लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार शाम को सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी थी, जिसके चलते 25,000 से ज्यादा केस फाइलें राख में बदल गई थी। वहीं आज सेना ने 27 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। सेना का कहना है कि ये लोग स्थिति का गलत फायदा उठाकर तोड़फोड़, अराजकता, लूटपाट, आगजनी और जानमाल को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 33.7 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। इसके अलावा 23 बंदूकें, मैगजीन और गोलियों सहित 31 अलग अलग तरह के हथियार भी जब्त किए हैं। केपी शर्मा ओली पीएम पद से उन्होंने इस्तीफा देकर वो काठमांडू छोड़ चुके हैं। तमाम चर्चा के साथ विदेश मामलों के जानकार संजय श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। संजय जी, नेपाल में जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इन स्थितियों को आप? देखिए, नेपाल में जो स्थितियां बनी हुई हैं मौजूदा, उसमें कोई एक दिन या 2 दिन कि जैसे लोगों ने कहा कि एक दिन छात्र सड़क पर आए अचानक से लाखों की तादाद में, और इस तरीके का तख्ता पलट हुआ, आगजनी हुई और हिंसा हुई। ये काफी समय पहले से प्लांटेड तरीके से छात्रों का एक ग्रुप बहुत पहले से ही लोगों से चंदे इकट्ठे कर रहा था, और वो चंदे बाढ़ग्रस्त या फिर भूकंप की त्रासदी को लेके या और कोई सेवा देने के नाम पे चंदे इकट्ठे किए गए और तकरीबन 20 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। और उन पैसों से इसको प्री प्लांटेड बिल्कुल सबको व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए मैसेज करके सबको तैयार किया गया और तब ये हुआ। लेकिन गौरतलब बात यह है कि ये पश्चिमी एशिया में जो कुछ हुआ, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं कि उग्र रूप से एक आंदोलन होता है अचानक से बिल्कुल, और उसके बाद वहां की सत्ता चली जाती है, लोगों के घर जलाए जाते हैं, संसद भवन फूंका जाता है, पीछे हम देखते आ रहे हैं। और अब ये स्थिति पड़ोसी नेपाल की हुई है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं एक देश से दूसरे देश पर भी प्रभाव पड़ रहा है। और उसके मूल कारण में हर देश में जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, उनका जो फायदा लेने का है, भ्रष्टाचार करके, घोटाले करके और तमाम तरीके से पैसों को इकट्ठा करना, विदेशों में उसकी फंडिंग करके वहां पे अपने ठिकाने बनाना, अपने बच्चों को विदेश में लंदन और अमेरिका भेज के पढ़ाना, महंगे महंगे शौक पूरे करना। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को कचोटता है। खासतौर से वो युवा वर्ग जो 18 से 25 साल का है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, उसको अच्छी तरीके से खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्यथित मन है वो उग्र रूप लेता है, और जब वो सामूहिक रूप से कलेक्टिविज्म की तरफ जाता है तो ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमने सामने देखी। तो मुझे लगता है कि कमोबेश कहीं ना कहीं भारत में भी ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि लोगों का आक्रोश रहता है कि नेताओं के बच्चे तो अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से चल रहे हैं, महंगे कपड़े पहन रहे हैं, महंगे शौक पूरे कर रहे हैं, और वहीं पे जो सामान्य रूप से लड़के हैं, चाहे वो पढ़े लिखे, अपने भारत में देखिए तमाम लोग
इंजीनियरिंग करके तमाम अच्छे संस्थानों से इंजीनियरिंग किया, आईआईटी से किया और एमबीए कर रहे हैं। पढ़ाई उच्च शिक्षा वर्ग की हो रही है और लेखपाल की अगर भर्ती की चपरासी की वैकेंसी निकली है संजय जी, तो लेकिन देखिए विरोध जो है, जिस तरीके से जो जेनजीज है उन्होंने जो ये विरोध किया है, पूरे नेपाल को बर्बाद करके रख दिया है। देखिए विरोध करने का भी तरीका होता है और विरोध जिस तरीके से किया गया है ये बिल्कुल जो है ठीक तरीका नहीं था, क्योंकि देखिए किस तरीके से आग के हवाले जो है चीजें कर दी गई और आपको विरोध करना ही था तो आप दूसरा तरीका अपनाते। इससे तो आप और पीछे चले गए हैं, बहुत ज्यादा पीछे चले गए हैं आप। बिल्कुल आपने निशा बहुत सही बात कही। जो जेनजी या जो भी युवा थे उनका जो तरीका था, आप सही कह रहे हैं कि ठीक नहीं था, लेकिन जो 100-200 लोग अगुवाकार होते हैं उनमें ये बात रहती है कि हमें आग नहीं लगानी, हम अपना प्रदर्शन करना है, ढेर के हमें अपनी बात मनवानी है। लेकिन उसी जब मॉब बढ़ता है, जब भीड़ होती है, तो भीड़ तंत्र का स्वरूप कहीं नहीं कहीं इसी तरह का दिखता है। आप इतिहास उठा के देखिए, जब भी भीड़ तंत्र सड़क पे आया, जब भी भीड़ तंत्र ने सरकार के खिलाफ या किसी तानाशाह के खिलाफ मोर्चा खोला, तो भीड़ तंत्र का स्वरूप जो है उसमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उग्र होते हैं और उस उग्रता के चलते ऐसी घटनाएं होती हैं। एक आदमी को देख के कि अगर वो आग लगा रहा है या किसी को पीट रहा है तो पूरा मॉब वहां जुड़ जाता है। आप छोटी सी घटना ले लीजिए कि अगर आप किसी सड़क पे किसी को कोई गलती हो गई या छू गया, उसका गाड़ी में मोटरसाइकिल छू गई, तो तुरंत ही अगल बगल के लोग ये नहीं देखते हैं कि गलती किसकी है, किस वजह से हुआ है। अगर 4 आदमी किसी को पीट रहे हैं तो 8-10 और दौड़ के पीटना शुरू कर देते हैं। तो ये मॉब का एक स्वभाव होता है। तो भीड़ तंत्र जब भी इकट्ठा होती है और किसी तरीके से किसी के ऊपर गुस्सा निकालना है तो ऐसी चीजें सामने आती हैं। तमाम देशों में हिटलर के समय, मुसोलिनी के समय जब भी भीड़ तंत्र इकट्ठा हुआ तो उसका जो स्वभाव रहा है वो इसी तरह रहा है। बिल्कुल संजय जी, बहुत शुक्रिया संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की।